विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम वो प्रश्न देखने वाले हैं जो बच्चों को कम से कम पास कराने में सहायता कर दे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया, बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करी व्हाट्सएप पे कि सर इतने क्वेश्चंस तो दे दो जो एक एक नंबर वाले, जिससे हम आसानी से पास हो जाएं, अपना स्कोर बना ले कम से कम। तो मैंने चलो ठीक है। और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ। हम प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे और सभी के उत्तर भी बताऊंगा मैं आपको। यहाँ देखिए, आपका एक प्रश्न आएगा जिसमें आपसे किसी भी फसल को दे देगा, जैसे कि चाय की फसल के बारे में, रबड़ की फसल, या मक्का, या गन्ना, या चावल, है ना, ये सारे फसल, या कपास, या गेहूं, इनमें से किसी भी फसल के बारे में बोलेगा कि आप किसी एक फसल का, उसकी उचित तापमान, कितनी वर्षा, यानी भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए किसी एक फसल का, और वो फसल का नाम भी दे सकता है आपको। ठीक है। तो आपको मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में, एक टेबल फॉर्म में आपको बताने की कोशिश की है कि आप जो है, अगर चाय की बात करें, समझ लेना ध्यान से, अगर चाय देता है कि चाय की भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, तो चाय के लिए तापमान जो है 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। और ये एक रोपण फसल है। ठीक है। रोपण फसल और खरीफ इस तरह से भी क्वेश्चन चेंज करेगा कि किसी एक रोपण फसल की भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, या फिर बोल सकता है किसी एक खरीफ की फसल का जो है आप भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन कैसे भी चेंज हो, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें मृदा कैसी होती है, तो इसमें उत्तम जल निकासी वाली मृदा होनी चाहिए, जिस मृदा में जो है नमी ना रुके। ठीक है। यानी पानी ना रह पाए। वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो देखो तापमान 20 से 30 है, तो वर्षा इसमें 150 से 200 सेंटीमीटर। जलवायु कैसी रहेगी, उष्ण और आर्द्र जलवायु सही रहती है। अच्छा, ये चाय उत्पादक राज्यों का भी उसमें बोलता है कि उन राज्यों का भी मेंशन करिए जो चाय उत्पादक राज्य हैं। तो ये असम में होता है, पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में, ये मुख्य चाय उत्पादक राज्य हैं। इसी तरह से अगर रबड़ की बात करें, तो आपको तापमान बता देना है। ठीक है। तापमान जो है 25 से 35 डिग्री रहता है। ये भी एक रोपण फसल है, और इसमें जो है मृदा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना, मृदा की टेंशन नहीं लेनी है कि किस प्रकार की मृदा चाहिए इसमें। यहाँ पर देखिए ध्यान से, वर्षा जो है 300 सेंटीमीटर कम से कम चाहिए। ठीक है। गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए। इसके लिए केरल, असम, त्रिपुरा, कर्नाटक और तमिलनाडु जो क्षेत्र है वहां पर यह उगाई जाती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रश्न जो है बड़ा बनता है। ठीक है। इसमें जैसे खरीफ की फसल मक्का है, मक्का के लिए जो है आपका 21 से 27 डिग्री का तापमान चाहिए। इसके लिए जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है, और 50 से 100 सेंटीमीटर की बारिश जो है उपयुक्त मानी जाएगी। इसको शब्दों में लिखना है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया है, आप बस इसको शब्दों में कहानी बनाएंगे, और ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं बनानी, जो जो चीज़ आपको समझ में आता है उस तरह से लिख देना है। विभिन्न प्रकार की जलवायु के साथ जो है इसको उगाया जा सकता है। इसके मुख्य उत्पादक राज्य जो है भारत में, वो कर्नाटक हैं, उत्तर प्रदेश हैं, बिहार है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, ये आप बता सकते हैं। तो इसको थोड़ा लैंग्वेज में लिखोगे, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा और बड़ा भी बन जाएगा। ठीक है। जब आप इसको लिखेंगे तब, तो हर चीज को अलग से लिखिएगा। जैसे कि आपने मक्का लिखा, तो फसल का नाम मक्का, उसके लिए उपयुक्त वर्ष तापमान की आवश्यकता है कितनी, तो आप तापमान लिखेंगे कि 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मक्का की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। अब ये कैसी फसल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फसल, तो यह एक खरीफ की फसल है जो आसानी से खरीफ के समय में ही उगाई जा सकती है। फिर आप मृदा के बारे में लिखेंगे, इससे मक्का की खेती के लिए जलोढ़ मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इस तरह से आप लिखेंगे। फिर वर्षा की बात, तो हर पॉइंट को आपको बस इतना इतना लिखना है। वर्षा, मक्का की खेती के लिए वर्षा जो 50 से 100 सेंटीमीटर बहुत ही बेहतरीन और उपयुक्त मानी जाती है, और इसको जो है विभिन्न प्रकार की जलवायु में उगाया जा सकता है। फिर यहाँ पे उत्पादक राज्य लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, और उसमें लिखेंगे कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश इत्यादि भारत में मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इस तरह से आप लिख दोगे, आपका आंसर कंप्लीट 5 नंबर का आएगा, पूरा 5 नंबर चित्त। ठीक है। ये समझ में आ चुका है कि कैसे कैसे लिखना है। तो यहाँ पर जो है गन्ना की भी मैंने बता दी है कि इतना इतना टेम्परेचर चाहिए। ये खरीफ की फसल है। ठीक है। इसके लिए जलोढ़ और काली मृदा दोनों की उपयुक्त रहती हैं। इसमें 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। और जलवायु की बात करें तो गर्म और आर्द्र रहेगा सही। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, और गन्ना बिहार में भी उगाया जाता है, तो बिहार भी आप मेंशन कर सकते हैं। चावल जो है बिहार में, और जो है पश्चिम बंगाल में, और आपका और कहाँ है, आपका उत्तर प्रदेश में भी है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे आ जाएंगे इसमें। ये जलोढ़ मृदा इसमें उपयुक्त होती है। 100 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। उष्ण कटिबंधीय जो है इसमें आपका जलवायु चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से कपास और गेहूं का भी आप लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि मैंने क्यों ये टेबल आपको दी है, ताकि आप आसानी से बिल्कुल सहज तरीके से इसको याद करें और जा करके सीधे सीधे अपने शब्दों में इसको लिख दें। ठीक है। तो ये तो हो गई बात हमारे बड़े प्रश्न की। अब आते हैं हम आपके जो 30 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के, वो कैसे आएंगे और उसको कैसे करेंगे हम लोग, तो उसकी बातें करेंगे। पहला क्वेश्चन जो अगर मैं बात करूं, आंसर्स में सारे बताता जाऊंगा, आंसर्स यहां पे मैंने लिख दिए हैं। मरियान किस देश का
नारी का प्रतीक रूप था। तो मरियान जो है फ्रांस देश का नारी का प्रतीक रूप था, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वे मार्ग जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे, वो क्या कहलाते थे? तो वो रेशम मार्ग कहलाते थे। तो यहां पर जो हमारा आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? तो देखो, ज्वारीय ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन नहीं है। ये आपको बोल रहा है क्या? नहीं, ये अचक्रीय संसाधन नहीं है, ठीक है, ये चक्रीय संसाधन है। तो ये अचक्रीय संसाधन नहीं है, यहाँ पे उत्तर ये गलत है, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? ज्वारीय ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य है, ठीक है, और जो है अजैव भी है, मानवीकृत नहीं है, ठीक है, मानवीकृत भी नहीं है, और यह है अचक्रीय जो नहीं है। मेन तो मान ले कि आपका अचक्रीय नहीं है। मानवीकृत इसलिए हम कह सकते हैं कि मानवीकृत मानवकृत हो सकता है, क्योंकि मानव इसको ज्वारीय ऊर्जा को उत्पन्न कर सकता है, ठीक है, तो वो तो हो सकता है। लेकिन अचक्रीय बोलते हैं कि ये दोबारा नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है, ये होती रहेगी। इसका बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, निम्न में से किस राज्य में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जो है इनमें से जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है इसमें देखिए, स्थायी वनों के अंतर्गत किस राज्य में सार्वधिक क्षेत्र पाए जाते हैं? तो स्थायी वन किस राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में स्थायी वन सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना है। खालिस्तान भी बन सकता है, एमसीक्यू बन सकता है, तो आप एमसीक्यू को और खालिस्तान को बड़े शांति से समझ के याद करना। और ये वीडियो जो है आपके लिए एकदम रामबाण का काम करने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि यहां पर 30 नंबर आप प्राप्त करेंगे आसानी से। 30 नंबर बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, जो कि छोटे प्रश्नों से ही प्राप्त होंगे। आपको एक एक नंबर के प्रश्नों से 30 अंक प्राप्त कर सकते हैं आप, ये ध्यान रखना है आपको। वह देश जहां 1956 के पश्चात जातीय संघर्ष ने हिंसा और विद्रोह का रूप लिया था, वो है आपका श्रीलंका। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें पूछा गया, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? 22 भाषाओं का समावेश है। इसमें हमारे देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? तो सांप्रदायिकता जो है, जातिवाद, सांप्रदायिकता, धर्म और घरेलू हिंसा। तो हमारी जो सांप्रदायिकता है, ये सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती रही है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन जो है 3 स्तरों के लिए सकल मूल्यांकन नामांकन अनुपात दर्शाता है? सकल नामांकन अनुपात जो है प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल और आगे उच्च शिक्षा के नामांकन अनुपात का कुल योग होता है, ठीक है, तो ये दर्शाता है। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से तृतीय क्षेत्र की गतिविधि नहीं है, नहीं की बात कर रहा है। देखो, कृषि जो है आपकी प्राथमिक है, और परिवहन, संचार और बैंकिंग मैंने बताया था ये तृतीय क्षेत्र के हैं, तो ये आपके तृतीय क्षेत्र के हैं। और जो नहीं पूछा है वो कौन सा है? ये प्राथमिक क्षेत्र का है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे बात करें, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग कौन सा है? स्थायी कंपनियों को खरीद लेना, है ना, जो कंपनियां हैं उनको खरीद लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति जो हमें करनी है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति जो है, वैश्विक आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 में आई थी, मैंने आपको बता दिया था। और जो है हिमालय का खालिस्तान क्षेत्र वनों कई क्षेत्रों में वनों की कटाई को रोकने में सफल रहा था। तो वो था हिमालय क्षेत्र का चिपको आंदोलन जो है ये। और कहाँ हुआ था? ये गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था, गढ़वाल क्षेत्र, ठीक है, अभी उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में हुआ था ये। अच्छा, खालिस्तान हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती रही है, तो मैंने बताया था अभी सांप्रदायिकता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, किसी राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को खालिस्तान से नाम जाना जाता है, राष्ट्रीय विकास के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, किसी वर्ष में उत्पादित खालिस्तान के मूल्य कुल योगफल को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? अंतिम सभी वस्तुएं, ठीक है, सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के कुल योगफल को जो है सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो डायरेक्ट ध्यान रखना कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, सरकार द्वारा व्यापार से अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को जो है उदारीकरण कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो आपके एक एक नंबर के प्रश्न बनते हैं उनकी बात करें, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो ये आपको याद रखना है, सन 1919 में 13 अप्रैल को हुआ था, अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अधिकांश अफ्रीकी देशों की सीमाएं बिल्कुल सीधी लकीर जैसी क्यों हैं? क्योंकि वहां ताकतवर देशों ने 1885 में बर्लिन में एक बैठक कर अफ्रीका के नक्शे पर जो है लकीरें खींच करके आपस में बांट लिया था, इसलिए जो है वो सीधी हैं। इसके बाद जो है, किस दार्शनिक ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित है? तो ये जो दिया था ग्राटफील्ड नामक दार्शनिक थे, उन्होंने दिया, योहान ग्राटफील्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट है, प्राचीन काल में गंगा नदी की बाढ़ के जल की संरक्षण
या संरक्षित करने के लिए किस स्थान पर एक जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था? तो इलाहाबाद के निकट ट्रगवेरा में बनाया था। यहाँ पर जो है आपका इलाहाबाद में अगर ऑप्शन आता है तो ध्यान रखना आपको। किन्हीं दो रेशेदार फसलों के नाम, जो जूट और कपास रेशेदार फसल है। चाय चाय के उत्पादक राज्यों के नाम अभी अभी मैंने बताया था, असम और बंगाल हो जाएंगे। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर आप जो है यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए मैं सारे आंसर्स बता रहा हूँ, सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, इसलिए मुझे पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा। आप बेहतरीन होगा कि आप पढ़ें और इसको याद करें। और जो यहाँ पे प्रश्न पढ़ रहे हो तो आप यहाँ से 30 अंक के प्रश्न करोगे, ध्यान रखना। जो मैंने आपको 4 पेपर दिए हैं उनको पढ़ लिए तो बड़े प्रश्नों को कर दोगे, जिसमें आपके टोटल 50 नंबर वहां से निकाल लोगे, और 30 प्रश्न जो है यहाँ से निकाल लोगे, तो कुल मिला के 80 नंबर का पेपर आप आसानी से कर पाओगे। ध्यान रखना ये बात। हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए प्रथम और एक कठिन परीक्षा कौन सी थी? तो भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन था ना, ये एक जो है बहुत कठिन परीक्षा थी कह सकते हैं भारत के लिए। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, ये आपको बता देना है। तो यहाँ पे सारे आंसर्स लिखे हैं, मैं पढ़ूं, आंसर्स लिखे हुए, अगर आंसर्स नहीं लिखे होते मैंने तो मैं आपको पढ़ के बताता। अब मैं आपको सीधे सीधे आंसर्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ। पहला ये 10वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? निवेश का क्या अर्थ होता है? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है किस घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो यहाँ पे जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था तभी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है तभी। किसके काल्पना आदर्श यानी यूटोपिया में दुनिया के लोग जो है राष्ट्रों के रूप में बटे हुए थे, अलग अलग समूह में बटे हुए थे, तो फेडरिक सराइयों के हिसाब से बटे हुए थे, ठीक है ना। 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र क्या था? तो वो था यूरोप। रियो डी जेनेरियो का पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चादर अपर्दन के लिए जो है जल जो है मुख्य कारक उत्तरदायी माना जाता है। यहाँ पे जो पूछा गया है, संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची कौन तैयार करता है, ये आपसे पूछा गया, तो IUCN तैयार करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म मुझे बताइए कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, बेल्जियम निम्न में से किस महाद्वीप का देश का है? तो आप जानते ही हो यूरोप देश का है, ये यूरोप महाद्वीप का है ये देश। निम्न में से नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के अध्यक्ष को जो है हम क्या कहते हैं, ये बताइए आप। आंसर क्या होगा? मेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर सबसे ऊंचा है? तो यहाँ पर जो है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये सारे के सारे बिल्कुल सही है। सार्वजनिक जीवन में इनकी भागीदारी बहुत है, तो ये सभी बिल्कुल सही हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, देशों की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है, किसकी समझी जाती है? तो आय की जो है, ये आय के द्वारा हम देशों का मापदंड करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो चीज़ है। इसके बाद में कृषि एवं सहायक क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर में सुधार में सहायता पहुंचाई है, कहाँ तक पहुंचाई है? तो विकसित देशों के लोगों के जीवन में सुधार की जो है आवश्यकता वो पहुंचाई है, सहायता पहुंचाई है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो यहाँ पर 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में खालिस्तान की बहुलता बढ़ती रही, तो किसकी? विदेशी औद्योगिक उत्पादों की। हमारा धरातल अत्यधिक खालिस्तान से भरा हुआ है, जैव विविधताओं से भरा हुआ है। उसके बाद भारत में स्वतंत्रता के पश्चात खालिस्तान स्थिति में बहुत सुधार आया, महिलाओं की स्थिति में सुधार आया था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनको पढ़ते जाइए और याद करते जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन को छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये सारे के सारे 1 नंबर के ही क्वेश्चन है, सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और ये 30 आएंगे आपको। खालिस्तान, बहुविकल्पीय और 1 नंबर के मिला के 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये 30 क्वेश्चन कर लेते हैं तो जिन बच्चों को डर लगता है कि पास नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे, क्या होगा, ये होगा, कुछ नहीं होगा, आपका आराम से शांति से निकल जाएंगे। यहाँ पर फिर आपका जो है, गांधी जी ने 1922 में जो असहयोग आंदोलन वापस लिया था, वो किस लिए लिया था? तो आपको पता ही है, इसमें चोरी चोरा में जो हिंसात्मक घटना हुई थी, जिसमें पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था थाने में बंद करके, तो ये सारी बीमारी, ये प्रॉब्लम थी। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है ये रहा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न का आंसर ये रहा। 1-1 नंबर के सारे प्रश्न है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये भी 1 नंबर का है, ये भी 1 नंबर का, सभी जगह पे आंसर्स लिखे गए हैं। कहीं मैं देखूंगा आंसर गलत है तो मैं बता दूंगा आपको। और आप भी कमेंट कर सकते हैं अगर कोई आंसर ऐसा लगता है कि जैसे हमने, क्योंकि हम जब टाइप करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस जब टाइप करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ऊपर नीचे कोई क्वेश्चंस हो सकता है, डाटा मिस प्रिंट हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा चेक करता हूँ कि कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। व्यापार अवरोध से क्या तात्पर्य है, ये बता देना है। यहाँ पर आपका MCQ आता है, इस MCQ को बताना है। ये रहा MCQ आपका, फिर से MCQ है, ये भी आपका MCQ है, ये भी आपका MCQ है, देन ये भी आपका MCQ है। ये सारे के सारे MCQ हैं जिनके आंसर्स मैंने दिए हैं। और ये MCQ काफ़ी बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सोचोगे कि यार MCQ तो हमको मिल जाएंगे, MCQ ये है
वो जो बोर्ड में पूछे जाते हैं वो वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको इन सबको पढ़ना है अच्छे तरीके से। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रहे कि आपके एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें इसमें से आएंगी। तो ये आपके क्वेश्चंस जो है मैं देता जा रहा हूँ, जिनको फटाफट आप जो है तैयार कर लेंगे। सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है कि आप आंसर्स इनके नोट आउट कर सकते हैं, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ याद रह जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आप देख लेना, समय की कमी की वजह से मैं जो है फटाफट आपको आंसर्स बता रहा हूँ। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं आपके, जो आपको पढ़ने हैं और आंसर्स को याद करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद आपका जो है ये पेपर अभी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिए हैं मैंने एक एक नंबर के, इनको पढ़ लेना, जिसमें खाली स्थान, एमसीक्यू और एक वाक्य में उत्तर दीजिए वो भी शामिल है। अच्छा, मान लीजिए किसी कि एक देश में 4 परिवार हैं। कितने परिवार हैं? 4 परिवार हैं। तो देखिए, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है, ठीक है। तो 3 परिवारों की आय तो ये है। तो अगर आप बोल रहे हो कि ये 4 परिवार हैं, कितने हैं? 4 परिवार हैं, तो प्रति व्यक्ति आय बोल रहा है कि ये 5,000 रुपये है। तो 4 परिवार के हिसाब से तो ये 20,000 रुपये हो गए। भाई 5,000 और गुणा में 4 परिवार, तो 20,000 रुपये तो ये हो गए। इसमें से 4,000, 7,000 और 3,000, यानी कि आपको कितना हो गया? 7 और 3 10 4 14, 14,000 जो है आपको दिया गया है। 3 परिवारों की आय 3 की दी गई है। तो इसमें से माइनस तीनों को घटा दोगे 20,000 में से, तो 6,000 जो आंसर आएगा वो चौथे परिवार की होगी। यही पूछा है इसमें, तो यहाँ पे 6,000 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझाने वाली बात थी, समझा दिया मैंने। यह आपका आंसर यहाँ से नोट कर लोगे। सभी के आंसर्स दिए हैं मैंने, कोई छोड़ा नहीं आंसर। तो यहाँ पर जो है खालिस्तानों के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर, ठीक है। तो ये खालिस्तान हो गए। एक पंक्ति में जो उत्तर देना होता है या एक शब्द में देना होता है, तो उसको आप यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप आसानी से याद करिएगा। ज़रूर देखिएगा, ये देखना भूलना नहीं है आपको। अपने दोस्तों को भी बोल दीजिएगा कि वो भी देख ले एक बार। एग्जाम में जाने से पहले ये सारे क्वेश्चंस ज़रूर ज़रूर किसी भी हालत में आपको देखना ठीक है। अब आपका जो है यहाँ पे एमसीक्यू शुरू होता है। पूना पैक्ट जो है किन नेताओं के मध्य हुआ था? इसके अलावा जो है आपका वियना में एक शांति संधि का आयोजन किया गया था, वो कौन से वर्ष था? उसके बाद ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका। सारे ध्यान रखना, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखना इन क्वेश्चनों को। तो ये नवीनीकरण योग्य संसाधन, यहाँ पर जो है आपका मृदा जो है काजू की फसल के लिए कौन से यहाँ पर मतलब कौन सा राज्य जो है लाल लेटेराइट मृदा जो है मिलेगी? तो इन सभी जगह मिलती है। और ये जो है आगे आपका और क्वेश्चंस, ये रिक्स्थानों की पूर्ति वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर में करवाया है आपको। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस तो पढ़े ही नहीं है। ये चीज़ याद रखना कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस तो इसमें से पढ़े ही नहीं हैं अभी तक। तो इनको ज़रूर पढ़ लेना भैया, ये बात बताया था मैं आपको। तो ये सारे के सारे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सारे के क्वेश्चंस हैं आपके, इनके आंसर्स आप आसानी से यहाँ पर देख पा रहे हैं, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये एमसीक्यू है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंदोलन से प्रेरित होकर के भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया था, तो वो थे अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा। सिलेंडर पेस्ट तो आप जानते हो, अफ्रीका में 90% से ज़्यादा पशु मारे थे इस। और सौर ऊर्जा तो नवीनीकरण है, ये आपका आंसर हो गया। इसका भी आंसर आप देख लेंगे, ये भी आंसर सही है। सिमली तनी हिल, ये भी न्यायालय, ठीक है। ये भारत हो जाएगा। और ये हो गया आपका, ये हो गया। चलिए सब सही हैं। इनमें से कोई क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ होगा तो उसको आप देख लेना, रिपीट हो सकता है, मे भी हो गया एक। ये खालिस्तान है जो आपके, तो खालिस्तान को थोड़ा सा देख लेना ढंग से। ये खालिस्तान है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न जो एक एक नंबर के आपसे पूछे जाते हैं, हो से क्या है, ध्यान रखना। इनलैंड एग्रीमिशन एक्ट क्या था? गॉड सेव और नोबल किंग किस देश का राष्ट्रीय गान है? बहुत ध्यान से समझना इन क्वेश्चनों को, ऐसे ही हवा में मत ले जाना क्वेश्चन को, ठीक है। ये बात बता देता हूँ मैं आपको। पांच ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहाँ पे पाई जाती है, ये भी पता होना चाहिए आपको। ये रोपण फसल कृषि है जो आपकी, ये हो गया। ये बेल्जियम की है। और ये 8वां प्रश्न, ये 9वां, फिर ये 10वां, 11, 12 और फिर खालिस्तान, ठीक है। खालिस्तान आपको ध्यान रख, इस तरह का ये प्रश्न पत्र जो मैंने आपको दिखाया है, इसको जरूर तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आंसर्स मैंने लिख दिए हैं। तैयार करने मेरे को काफ़ी समय लगा इसको, लेकिन फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ इसको, और आराम से पढ़ लीजिए।
तो इस तरह से आपने ये प्रश्नों के उत्तर देखें और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने सारे प्रश्न फटाफट दिखा दिए, आप वीडियो को पॉज करते रहिए और पढ़ते रहें। ठीक है, एक बार जरूर पढ़ लें इसको, जाने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले इस क्वेश्चन को जरूर देख लें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट पेपर की तैयारी आपकी जारी है, उसके लिए आपका आईएमपी आने वाले हैं। मोस्ट वायरल पेपर्स जो है वो आ जाएंगे, मोस्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।